गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B के समांतर होती है। ठीक है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, मॉडुलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। मॉडुलेशन इंडेक्स म्यू बराबर होता है AM/AC, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और म्यू का मान हमेशा 0-1 के बीच होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नॉर का मतलब हो गया और प्लस नॉट। नॉर गेट का मतलब क्या होता है? और प्लस नॉट। और का मतलब हो गया एडिशन, नॉट का मतलब हो गया इन्वर्सन। तो इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, अगर इनपुट ए और बी हो तो इनपुट को ऐड करेगा फिर इन्वर्स करेगा, y बराबर a+b का डैश। तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ती है। टीवी प्रसारण के लिए कौन सा आवृत्ति परास उपयोग किया जाता है? तो टीवी के ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज किया जाता है वो है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। डेसिमल 25 का बाइनरी मान होगा। तो 25 को अगर बाइनरी में लिखना है तो 25 को 2 से भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक 1 ना आए। तो 2 2 12 या 24, रिमाइंडर को बगल में लिखते चलिए 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया। अब यहां से नीचे से ऊपर लीजिए तो हो जाएगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में कौन सा श्रेणी आता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल श्रेणी बनता है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। पहला वाला जो लाइमन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है, बामर जो है वो विजिबल रीजन यानी दृश्य क्षेत्र में बनता है, और बाकी लास्ट का 3 जो है वो इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में बनता है। TH यानी थोरियम 23090 परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 230 में 90 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। दिए गए चित्र में कौन सा लॉजिक गेट है? तो यह लॉजिक गेट एंड गेट है। सिंबल से पकड़िए ये कौन सा लॉजिक गेट है? एंड है। NPN ट्रांजिस्टर में IB, IE तथा IC के बीच संबंध है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर टॉपिक तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ट्रांजिस्टर टॉपिक को आज के ही क्लास में हम लास्ट में इसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर टॉपिक से कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे 3 या 4 तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हम थोड़ा सा आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाएंगे इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में। तो यहां पर देखिए ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक होता है PNP और एक होता है NPN। ठीक है, PNP और एक होता है NPN। तो ट्रांजिस्टर कोई भी प्रकार का हो उसमें 3 तरह का करंट फ्लो होता है। जैसे मान लो ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP, तो यहाँ पर 3 तरह का करंट है। ये IE का मतलब होता है इमीटर करंट, IB का मतलब हो गया बेस करंट, और IC का मतलब हो गया कलेक्टर करंट। क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होता है,
ये बीच वाले टर्मिनल को बेस कहते हैं, इधर राइट वाले टर्मिनल को कलेक्टर कहते हैं और लेफ्ट वाले टर्मिनल को इमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्मिनल होता है, किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है। अब 3 टर्मिनल है तो 3 तरह का करंट है। इमीटर करंट, इधर से जो फ्लो होगा इमीटर करंट, इधर जो फ्लो होगा बेस करंट और इधर जो फ्लो होगा कलेक्टर करंट। अब यहाँ पर डायरेक्शन देखिए तो करंट का, यहाँ से इमीटर करंट आया, यह 2 भाग में बट गया, थोड़ा सा इधर गया और बाकी इधर गया। मान लो इधर से 10 एम्पियर का करंट आया, इसमें 2 एम्पियर गया, इसमें 8 एम्पियर गया। तो हम लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, मतलब इमीटर करंट IE इक्वल टू बेस करंट IB प्लस कलेक्टर करंट IC। इमीटर करंट का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ये 10 एम्पियर, बेस करंट सबसे छोटा 2 एम्पियर और कलेक्टर करंट का वैल्यू दोनों के बीच में होता है, यानी IE इमीटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट इज ग्रेटर देन बेस करंट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि तीनों करंट के बीच रिलेशन होता है IE इक्वल टू IB प्लस IC। तो यहाँ से लिख सकते हैं IC इक्वल टू, IC का वैल्यू हो जाएगा IE माइनस IB। तो A नंबर करेक्ट है। व्योम तरंग संचार किस पर आधारित है? तो रेडियो तरंग संचार 3 तरह का होता है, एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, एक होता है स्काई वेव और एक होता है स्पेस वेव। तो जो स्काई वेव प्रोपेगेशन है यानी व्योम तरंग, उसमें ट्रांसमीटर के द्वारा 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच के रेडियो तरंग को आयन मंडल की ओर छोड़ा जाता है और फिर वह पुनः आयन मंडल द्वारा परावर्तित होकर रिसीवर के पास आता है। तो यहाँ पर जो आधारित है, किस पर आधारित है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। मुख्य गेट यानी बेसिक गेट कौन कौन से हैं? तो 5 तरह के लॉजिक गेट हैं। और एंड नॉट को बेसिक गेट कहते हैं, और एंड नॉट ये तीनों बेसिक गेट है। बाकी नैंड और नॉर ये जो दोनों गेट हैं इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो पूछ रहा है बेसिक गेट कौन सा है, तो ये 3 गेट बेसिक गेट है, और एंड नॉट। बैंड गैप के किस परास के लिए एलईडी प्रकाश दे सकता है? तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसके लिए बैंड गैप होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एलईडी अलग अलग कलर का लाइट देता है। जैसे विबग्योर, तो वायलेट फोटोन का एनर्जी होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रेड फोटोन का एनर्जी होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 7 कलर है विबग्योर। वायलेट के पहले होता है अल्ट्रा वायलेट, उसके पहले एक्सरे, उसके पहले गामा रे, रेड के बाद होता है इंफ्रारेड। तो इसमें वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के फोटोन की एनर्जी सबसे अधिक है, उसके बाद वायलेट के फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और रेड फोटोन की एनर्जी 1.8। तो ये जो विबग्योर है इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ये लाइट आंख से दिखाई देता है, तो इसका मतलब कौन सा फोटोन है जो आंख को दिखाई देगा? तो वह फोटोन विजिबल होगा जिसका एनर्जी रेंज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो, क्योंकि जिस फोटोन का एनर्जी 3 से ज़्यादा होगा वो नहीं दिखेगा और जिसका 1.8 से कम होगा वो भी नहीं दिखेगा। तो एलईडी बल्ब में बैंड गैप जो होना चाहिए, एनर्जी गैप, वो इसी रेंज में होना चाहिए। कौन सा संबंध सही है? तो अभी आपको ट्रांजिस्टर के लिए बताए थे, इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब देखिए ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करता है। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर 3 अलग अलग रीजन में काम करता है। ठीक है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो जब ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में लाते हैं तो वह एम्पलीफायर की तरह काम करता है,
लेकिन जब ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन या सेचुरेशन रीजन में रखते हैं तो वह स्विच की तरह काम करता है। तो ट्रांजिस्टर दो तरीके से वर्क करता है, एक एम्पलीफायर के जैसा और एक स्विच के जैसा। तो एम्पलीफायर के जैसा ये वर्क करेगा एक्टिव रीजन में। इसको याद रखने का तरीका है ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एम्पलीफायर, एस फॉर सेचुरेशन, एस फॉर स्विच। कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में स्विच के तरह और एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर के तरह। एक ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह किस क्षेत्र में काम करता है? तो कोई भी ट्रांजिस्टर स्विच के तरह किस क्षेत्र में काम करेगा? एक्टिव रीजन में तो ये एम्पलीफायर बनता है। कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और सी। तो डी नंबर ऑप्शन है, बी तथा सी दोनों, तो ये डी नंबर होगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया। यह साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। फोटो करेंट I तथा वोल्टेज V का ग्राफ 3 आवृत्तियों के लिए दर्शाया गया है। इसमें आपको पता होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक ग्राफ प्लॉट किए थे, फोटो करंट I और VAC यानी एनोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड वोल्टेज के बीच। तो जैसे जैसे लाइट की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है -3 वोल्ट, यहाँ पर है -5 वोल्ट, यहाँ पर है -7 वोल्ट। तो इसका मतलब न्यू3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा न्यू2, उससे छोटा न्यू1। तो न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। किसी आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल जिसका आवेश Q, द्रव्यमान M तथा आरोपित विभवांतर V है का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा। तो आपको पता है, अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सेलरेट करें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर 2 प्लेट होता है, कैथोड एनोड, और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पोटेंशियल है V, यानी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ेंगे तो एक्सेलरेट होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट H बाय मोमेंटम P। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2mk, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी है। √2mk काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप डालिए चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी किसी चार्ज Q को हम भी पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करेंगे तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा H बाई √2m3। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। किसी फोटोन की एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह कौन सा फोटोन होगा? तो अब देखिए, अगर हम पूछें किसी फोटोन का एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यह वायलेट कलर का फोटोन होगा। अगर किसी फोटोन का एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये रेड फोटोन होगा। अब 3 से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट, उससे भी ज़्यादा एक्सरे, उससे भी ज़्यादा गामा रे। तो एक्सरे भी तो फोटोन से बना है। एक्चुअली जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है सभी तो फोटोन से बनता है। तो एक्सरे जिस फोटोन से बनता है उसका एनर्जी होता है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग का परास है। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। माइक्रोवेव का फ्रिक्वेंसी रेंज है 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ये आपको हम पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी में देख लीजिएगा। माइक्रोवेव का फ्रिक्वेंसी रेंज हमने पढ़ाया था आपको 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज, ये हमने फ्रिक्वेंसी रेंज बताया था। तो 10⁻9 हर्ट्ज का मतलब गीगा हर्ट्ज होता है। तो 3 गीगा हर्ट्ज से इसको लिख सकते हैं 300 × 10⁻9 यानी 300 गीगा हर्ट्ज। यानी 300 गीगा हर्ट्ज। 300 × 10⁻9 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 यानी 300 गीगा हर्ट्ज
क्षीणता को मापा जाता है, यानी एटेन्युएशन। तो जब भी कोई तरंग हवा से चलेगा या किसी भी मीडियम से चलेगा तो वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। तो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है यानी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हिंदी में तीव्रता कहते हैं। तो जब भी कोई सिग्नल किसी मीडियम से होकर चलता है तो उसका इंटेंसिटी घटता है, और इंटेंसिटी को हम लोग बेल और डेसीबेल में मापते हैं। बेल और एक मात्रक है डेसीबेल। तो यहाँ पर क्षीणता को मापने का मात्रक हो गया डेसीबेल। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल क्रमशः है। आपको हम बताए थे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एक सेमीकंडक्टर है। हर एक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच होता है। नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और कंडक्टर में तो एनर्जी गैप 0 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप या बैंड गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों वैल्यू याद रखिए। रेडियो तरंग परावर्तित होता है आयन मंडल द्वारा। रेडियो तरंग कहां से परावर्तित होगा? आयन मंडल। तो इसमें भी एक कंडीशन है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाला ही रेडियो तरंग आयन मंडल द्वारा परावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। किसी कण का संवेग, संवेग यानी मोमेंटम, 2 गुना कर दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य कितना गुना हो जाएगा? तो यहां देखिए, लैम्डा बराबर h/p। ये p क्या है? मोमेंटम यानी संवेग, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। अगर हम p को डबल कर दें, 2p कर दें, तो लैम्डा का मान आधा हो जाएगा, तो यहां पर हाफ होगा। बादल परावर्तित करता है, तो याद रखिए बादल इंफ्रारेड रेज को परावर्तित करता है। आपको हमने पढ़ाया था कि इंफ्रारेड जो होता है वह वातावरण को गर्म रखने में मदद करता है। तो सनलाइट जब हमारे वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है तो उस सनलाइट में 7 रंग के साथ साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी पहुंचता है। जब यह इंफ्रारेड पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित होकर वापस पुनः विकृत होता है तो यह वायुमंडल को क्रॉस करके नहीं जा पाता। इसका मतलब यह इंफ्रारेड हमारे वातावरण में ही रहता है, जो वातावरण को गर्म रखने में मदद करता है, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो बादल किस चीज को परावर्तित करता है? इंफ्रारेड यानी अवरक्त। एक डायोड बदलता है एसी को डीसी में। आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन एक डायोड की तरह काम करता है, और पीएन जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर बताया गया था। तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, जबकि इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी। तो डायोड चूंकि रेक्टिफायर है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए डायोड का काम है एसी को डीसी में बदलना। 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा। तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, और आपको पता है 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने कम टेम्परेचर पर कोई भी सेमीकंडक्टर बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बंधा रहता है। एक भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, इसलिए 0 केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा कुछ अलग होता है। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पर इतना एनर्जी तो जरूर मिलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो होता है। किस संक्रमण के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? अब देखिए, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम के nवें कक्षे का एनर्जी होता है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो ये nवां ऑर्बिट का एनर्जी है। पहला के लिए n का मान 1 रखिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दूसरा के लिए n का मान 2 रखिए तो आ जाएगा -3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा के लिए 3 का स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा के लिए 4 स्क्वायर 16 से डिवाइड करिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट के बीच जो एनर्जी का गैप है वो ज़्यादा है। जब इस दोनों संख्या को घटाइएगा तो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आएगा। ये 13 है, ये 3 है। दूसरा और तीसरा के बीच एनर्जी गैप कम है, यहाँ पर एनर्जी गैप और कम है। यानी होता क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट और सेकेंड के बीच का गैप ज़्यादा होता है। सेकेंड थर्ड एनर्जी गैप कम, थर्ड फोर्थ और कम, और फोर्थ फिफ्थ तो और कम होता है। इस तरह घटते चले जाता है। तो वेवलेंथ मिनिमम तब होगा, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तब होगा जब एनर्जी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एनर्जी तब होगा जब इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से पहला में जंप करे। तो ऑप्शन सुनिए, जब पांचवां से चौथा आएगा, तो जब पांचवां से चौथा में आएगा तो बहुत कम एनर्जी निकलेगा, यानी बड़ा वेवलेंथ होगा। जब चौथा से तीसरा आएगा तो थोड़ा और बड़ा वेवलेंथ होगा। जब तीसरा से दूसरा आएगा और बड़ा वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ होते जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है, छोटा। और जब दूसरा से पहला आएगा तो चूंकि एनर्जी सबसे अधिक आएगा, फोटोन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप करता है तो एक फोटोन निकलता है। उस फोटोन का एनर्जी अगर अधिक हुआ, उस फोटोन का एनर्जी दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। तो अगर यह एनर्जी अधिक हुआ तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो इसलिए 2 से 1 के लिए आपका वेवलेंथ मिनिमम होगा। एक अस्थाई नाभिक यानी स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात होना चाहिए 1 से लेकर 1.6 के बीच में। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात रहेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर यह अनुपात का मान 1.6 से भी बड़ा होगा तब वह न्यूक्लियस टूटने लगेगा, यानी वह रेडियो सक्रिय हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है और एक मात्रक बैकरेल है। बैकरेल ऐसा ही मात्रक होता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका कोणीय संवेग होता है nh/2π। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से दर्शाते हैं। तो L बराबर nh/2π। ये nवां कक्षा। तो सबसे कम कोणीय संवेग होगा पहला कक्षा के लिए, n का मान 1 रखिए यानी h/2π। तो पहला कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π होगा। दूसरा के लिए 2h/2π। बाइनरी पद्धति में 111 निरूपित करता है। तो अगर कोई संख्या बाइनरी सिस्टम में 111 है तो यह डेसिमल में कितना होगा? तो इसके लिए इसके ऊपर 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 लिखिए और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करिए। 1 × 2 पर पावर 2 प्लस 1 × 2 पर पावर 1 प्लस 1 × 2 पर पावर 0। तो 2 दूनी 4, 2 और ये 1 × 1 1, ये 7 होगा। यानी 111 का डेसिमल फॉर्म हो गया 7। यदि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 1 हो तो a × b × c का इन्वर्स होगा। तो पहले तो तीनों को गुना करो। 1 × 0, 0 हो गया। फिर 0 × 1, 0 और फिर 0 का इन्वर्स 1। AC को DC में बदलने वाला उपकरण कहलाता है दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। कौन सा PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है यानी अग्रदिशिक बायसित है? तो फॉरवर्ड बायस में P को रखा जाता है ज़्यादा वोल्टेज पे यानी हाई वोल्टेज पे और N को रखा जाता है कम वोल्टेज पे।
तो यहाँ देखिए ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये रिवर्स हो गया। ये भी कम है और इससे ज़्यादा है ये, तो ये भी रिवर्स है। ये 0 वोल्ट अधिक है और 0 वोल्ट से कम है -2 वोल्ट, तो ये है फॉरवर्ड बायस। किसकी भेदन क्षमता मैक्सिमम है? किसकी भेदन क्षमता अधिकतम है? तो यहाँ पर एक्स रे है, कैथोड रे है, अल्फा रे है और गामा रे। तो गामा रे का भेदन क्षमता यानी किसी चीज को आर पार भेद कर निकलने की क्षमता गामा किरण की सबसे अधिक होती है। एक नाभिक है X20284, X20284, कह रहा इससे एक अल्फा कण निकल गया। तो जब भी किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसका मास नंबर 4 घटेगा और उसका एटॉमिक नंबर 2 घटेगा। और फिर कह रहा एक बीटा कण भी निकल गया। तो जब भी किसी नाभिक से बीटा कण निकलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन उसका मास नंबर अपरिवर्तित रहेगा। कह रहा ये कोई नाभिक है, पहले एक अल्फा कण निकलता है और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो नए नाभिक का परमाणु संख्या, तो इस नाभिक से पहले अल्फा कण निकला, फिर बीटा कण निकला, तो जो नया नाभिक बना Z, इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 83 होगा। नाभिकीय घनत्व यानी न्यूक्लियर डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है? तो यह 10⁻17 ऑर्डर का होता है। आप जानते हैं कि जितने भी नाभिक होते हैं सभी का घनत्व लगभग समान है और इसका ऑर्डर होता है 10⁻17। किसी तत्व के दो समस्थानिकों में क्या समान होगा? तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वैसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे अब देखिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। एक है हाइड्रोजन 11 जिसको प्रोटियम कहते हैं, एक है हाइड्रोजन 12 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, एक है हाइड्रोजन 13। अब देखिए तीनों में परमाणु संख्या 1 है यानी समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो इसी को हम समस्थानिक कहते हैं, अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं। तीनों में चूंकि परमाणु संख्या समान है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। इस दोनों को घटाइए, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 होगा और यहाँ पर न्यूट्रॉन 2, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो पूछ रहा है किसका संख्या समान होगा? न्यूट्रॉन तो अलग अलग होता है, प्रोटॉन का संख्या समान होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ये गलत है, नन, तो यहाँ पर प्रोटॉन होगा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। और हाइड्रोजन बम भी इसी सिद्धांत पर बनता है। जब एक हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो जब भी कोई हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वह अल्फा कण में बदल जाएगा। किसका वेवलेंथ मिनिमम होगा यानी न्यूनतम होगा? तो एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, टीवी वेव। टीवी वेव भी तो रेडियो वेव होता है। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिए जाके, गामा रे इधर लिखा हुआ है और जबकि रेडियो वेव सबसे इधर लिखा हुआ है, और इधर से इधर बढ़ने पर लैम्डा बढ़ता है। तो सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रे का, लेकिन गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। आपको पता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लीजिए उसके परमाणुओं की संख्या शुरू में है N0 और N हाफ लाइफ गुजरने के बाद यानी N अर्ध आयु गुजरने के बाद
कितना परमाणु बचेगा, तो n0/2 पर पावर n। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में n0 हो तो n अर्ध आयु गुजरने के बाद इतना नंबर बचता है। यहां पर कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु 5 वर्ष है, हाफ लाइफ 5 साल है। 15 वर्ष बाद कितना हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो पहले यह पता करिए कि 15 वर्ष बाद कितना हिस्सा बचेगा। तो 15 वर्ष माने कई अर्ध आयु हो गया, 3 अर्ध आयु, 5 5 10 5 15, यानी यहाँ पर n का मान 3 हो गया। अब यहाँ 3 रखिएगा तो 1/2 पर पावर 3 यानी 1/8 हिस्सा बचेगा, यानी कितना हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो 1 - 1/8 यानी 7/8। यहाँ पर 5 वर्ष है अर्ध आयु और 15 वर्ष का समय है, यानी 3 अर्ध आयु गुजरेगा। तो जब 3 अर्ध आयु गुजरेगा तो कितना भाग बचेगा, 1/2 पर पावर 3 यानी 1/8 बचेगा, यानी 1 में 1/8 घटा दो तो इतना भाग टूट जाएगा। किसके उत्सर्जन से तत्व नहीं बदलता है, तो देखिए अल्फा कण जब भी निकलेगा किसी नाभिक से तो वह नाभिक बदल जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4। बीटा प्लस कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 घट जाता है, अब बीटा माइनस कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा। तो जब परमाणु संख्या चेंज होगा तो नाभिक चेंज होगा, यानी तत्व बदल जाएगा। लेकिन गामा कण पे ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास, इसलिए जब भी किसी नाभिक से गामा कण निकलेगा तो उससे तत्व यानी परमाणु या नाभिक नहीं बदलता। लेजर किरण के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए लेजर लाइट जो होता है उसके लिए यह एक फेनोमेना है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन याद रखिए, यह लेजर किरण के लिए आवश्यक होता है। यहां देखिए पानी को शुद्ध किया जाता है, तो पानी को अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको अल्ट्रावायलेट किरण के मदद से किल किया जाता है। विस्थापन धारा का एसआई मात्रक है, तो कोई भी धारा होगा तो उसका एसआई मात्रक एम्पियर होगा। प्रयोगशाला को जीवाणु से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा किरण उपयोग में लाया जाता है, तो प्रयोगशाला को जीवाणु से सुरक्षित रखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण उपयोग में लाया जाता है। मैक्सवेल एम्पियर नियम किसके बीच संबंध बताता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का कुल धारा के साथ, ठीक है। और लास्ट में है एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में किस क्षेत्र में काम करता है, तो एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में आपका एक्टिव रीजन यानी सक्रिय क्षेत्र में काम करता है। तो ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव था, और थोड़ा सा ट्रांजिस्टर का हम थ्योरी दिखा देते हैं आपको। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जिसका काम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करना यानी उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का स्विचिंग करना। तो इट हैज 3 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल है इमीटर, एक टर्मिनल है बेस, एक टर्मिनल है कलेक्टर। इट इज ऑफ 2 टाइप, यह 2 प्रकार का है, एक है पीएनपी एक है एनपीएन। तो पीएनपी का मतलब हो गया इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, बीच में एन टाइप है और इधर पी टाइप है। और एनपीएन का मतलब हो गया इधर एन है इधर पी है इधर एन है, लेकिन इधर वाला जो टर्मिनल है उसको हमेशा इमीटर कहते हैं, इधर वाले को कलेक्टर और नीचे वाले को बेस। यानी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हो गया। अब देखिए ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कैसे कहते हैं। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आप देख पा रहे हैं, इधर हो गया इमीटर, नीचे बेस और इधर कलेक्टर। तो यह जो लाइन है यहां पर देखिएगा, ये जो लाइन है यह एक पीएन जंक्शन है, क्योंकि इधर पी है और इधर एन है, तो बीच वाला लाइन पीएन जंक्शन है। इसको हम इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, क्योंकि इधर इमीटर है इधर बेस है, तो ये वाले लाइन को इमीटर बेस जंक्शन कहेंगे। और यह भी पीएन जंक्शन है, क्योंकि इधर पी है इधर एन है, तो 2 पीएन जंक्शन होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है। ये वाला जंक्शन हो गया इमीटर बेस जंक्शन और ये जंक्शन हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया पी को पॉजिटिव और एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा जाता है, यानी पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव, उल्टा। तो इमीटर बेस जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस
कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया रिवर्स बायस, और करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो होता है। अगर ये वाला जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कहलाता है। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में कहलाता है, और अगर दोनों रिवर्स बायस हो तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में कहलाता है। ठीक है, तो अभी ये मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, तो इसका मतलब यह ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सबसे बड़ा करंट होता है इमीटर, उससे छोटा होता है कलेक्टर, और सबसे छोटा बेस। ट्रांजिस्टर के लिए दो टर्म डिफाइन करते हैं, अल्फा और बीटा। यह दोनों ही करंट गेन कहलाता है। करंट गेन अल्फा बराबर होता है आईसी बटे आई, यानी कलेक्टर करंट बटे इमीटर करंट, और करंट गेन बीटा बराबर होता है आईसी बटे आई बी, यानी कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। इसको याद रखने का तरीका है कि ट्रांजिस्टर में दो करंट है, अल्फा और बीटा। दो करंट गेन है, एक है अल्फा एक है बीटा। अल्फा का फॉर्मूला देखिए ऊपर में आईसी है और बीटा के फॉर्मूला में भी आईसी है, यानी ऊपर में हमेशा कलेक्टर करंट होगा, बीटा के फॉर्मूला में नीचे बेस करंट होगा, अल्फा के फॉर्मूला में इमीटर करंट। अब जरा सोचिए, इमीटर करंट सबसे बड़ा है, मान लो 10 एम्पियर, और कलेक्टर करंट उससे छोटा होता है, मान लो 8, तो 8 बटे 10 कितना हो गया 0.8, यानी अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब यहाँ देखिए कलेक्टर करंट है 8 एम्पियर और बेस करंट है 2 एम्पियर, यानी बीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि अल्फा का मान 1 से कम और बीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है। अल्फा बीटा के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन याद रखना 1/अल्फा = 1/बीटा + 1 होता है। यहाँ पर हम किसी चीज़ का प्रूफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डिटेल में आपको पढ़ना ही नहीं है। 1/अल्फा = 1/बीटा + 1, यहाँ से आप अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में तब होगा जब इधर फॉरवर्ड बायस होगा, उधर वाला रिवर्स। कट ऑफ में तब होगा जब दोनों रिवर्स। सैचुरेशन में तब होगा जब दोनों फॉरवर्ड। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में स्विच की तरह काम करता है। तो ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी था, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।